हर तलवार की अपनी एक कहानी होती है। कुछ तलवारें इतिहास बदल देती हैं, कुछ साम्राज्य खत्म कर देती हैं और कुछ तलवारें अपने मालिक की पूरी जिंदगी बदल देती हैं। लेकिन आज जिस कहानी की शुरुआत होने जा रही है वो सिर्फ एक तलवार की कहानी नहीं है। ये एक बेटे की कहानी है जिसने अपनी आंखों के सामने सब कुछ खो दिया। ये एक ऐसे पिता की कहानी है जिसे पूरी दुनिया एक महान स्वॉर्डस्मिथ के नाम से जानती थी। और ये उस बदले की कहानी है जिसने एक शांत लड़के को ऐसा इंसान बना दिया जिसके दिल में हर सुबह सिर्फ एक ही चीज ताजा होती है, नफरत। दोस्तों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं कागुराबाची की पूरी कहानी। एक ऐसी कहानी जिसमें हर चैप्टर के साथ रहस्य और गहरा होता जाता है। हर लड़ाई का एक मतलब होता है और हर कटाना अपने अंदर एक इतिहास छुपाए बैठी है। तो आइए बिना समय बर्बाद किए चलते हैं उस दिन जब चिहिरो रोकुहिरा की जिंदगी अभी भी बिल्कुल सामान्य थी, क्योंकि उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही समय बाद उसकी पूरी दुनिया हमेशा के लिए बदलने वाली है। चलिए शुरू करते हैं कागुराबाची चैप्टर 1। सुबह का समय है। सूरज की हल्की किरणें पूरे आसमान में फैल चुकी हैं। जंगलों के बीच एक छोटी सी वर्कशॉप दिखाई देती है। यहीं रहते हैं दुनिया के सबसे मशहूर स्वॉर्डस्मिथ कुनिशिगे रोकुहिरा और उनका बेटा चिहिरो। काम शुरू करने से पहले कुनिशिगे अचानक आसमान की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, चिहिरो, जरा देखो, आज सूरज कितनी तेज चमक रहा है। लेकिन चिहिरो बिना किसी उत्साह के बस इतना कहता है, हाँ, धूप तो है। यहीं से हमें दोनों की पर्सनैलिटी समझ आने लगती है। कुनिशिगे ऐसे इंसान हैं जो हर छोटी सी चीज में भी खुशी ढूंढ लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ चिहिरो बेहद शांत, गंभीर और कम बोलने वाला लड़का है। कुनिशिगे तो मजाक मजाक में सूरज से भी बातें करने लगते हैं। लेकिन चिहिरो के लिए ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि उसके पिता रोज ही ऐसी अजीब हरकतें करते रहते हैं। अब दोनों वर्कशॉप के अंदर पहुंचते हैं। भट्ठी में आग धधक रही है, लाल गर्म लोहा तप रहा है और हथौड़े की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही है। यहीं पता चलता है कि कुनिशिगे कोई साधारण लोहार नहीं है। वो पूरे देश के सबसे प्रसिद्ध स्वॉर्डस्मिथ हैं। उनके बनाए हुए कटाना पूरे देश में मशहूर हैं और चिहिरो हर दिन उनके साथ रहकर यही कला सीख रहा है। लेकिन वो सिर्फ तलवार बनाना नहीं सीख रहा, वो अपने पिता की सोच, उनका अनुभव और उनकी पूरी विरासत अपने अंदर उतार रहा है। हर हथौड़े की चोट के साथ सिर्फ लोहा नहीं बदल रहा, बल्कि चिहिरो भी धीरे धीरे एक असली स्वॉर्डस्मिथ बनता जा रहा है। एक समय ऐसा आता है जब कुनिशिगे के चेहरे से मुस्कान गायब हो जाती है। अब उनकी आंखों में सिर्फ एक चीज दिखाई देती है, एकाग्रता। चिहिरो तुरंत समझ जाता है, अब पिताजी पूरी तरह गंभीर हो चुके हैं। यहीं हमें समझ आता है कि तलवार बनाना कुनिशिगे के लिए सिर्फ एक काम नहीं है, ये उनके लिए एक कला है, एक जिम्मेदारी है और शायद उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा उद्देश्य भी। कुछ देर बाद दोनों नाश्ता करने बैठते हैं। यहाँ कहानी का माहौल अचानक हल्का हो जाता है। कुनिशिगे अपनी गोल्ड फिश को देखते हुए बड़े विश्वास से कहते हैं, इनकी सबसे बड़ी इच्छा है बस सीखते रहना। चिहिरो उनकी बात को पूरी गंभीरता से सुनता है, लेकिन अगले ही पल कुनिशिगे खुद सारी बातें भूलकर पूरे मजे से खाना खाने लगते हैं और चिहिरो मन ही मन सोचता है, मेरे पिताजी सच में बहुत अजीब इंसान है। कुछ समय बाद कुनिशिगे बाहर से 3 नई गोल्ड फिश लेकर आते हैं। वो बच्चों की तरह खुश होकर चिल्लाते हैं, चिहिरो, जरा देखो मैं क्या लाया हूँ। चिहिरो शांत आवाज में पूछता है, इनकी देखभाल कौन करेगा? कुनिशिगे बड़ी मासूमियत से बताते हैं, दुकानदार ने कहा था, लाल वाली अच्छी किस्मत लाती है, काली वाली बुरी नजर से बचाती है। चिहिरो तुरंत जवाब देता है, और आपने उसकी बात पर यकीन भी कर लिया। ये सुनते ही कुनिशिगे जोर से हंस पड़ते हैं। लेकिन उसी पल चिहिरो के मन में एक बात आती है, जब भी पिताजी कोई नया आइडिया लेकर आते हैं, आखिर में उसकी जिम्मेदारी मुझे ही उठानी पड़ती है और इसलिए वो खुद उन गोल्ड फिश की देखभाल करने का फैसला करता है। यहीं हमें चिहिरो के असली स्वभाव की झलक मिलती है। वो बाहर से भले ही शांत और सख्त दिखाई देता हो, लेकिन अंदर से बेहद जिम्मेदार और अपने पिता की हर बात का ख्याल रखने वाला बेटा है। इसी बीच वर्कशॉप में एक नया मेहमान आता है और उसकी एंट्री के साथ हमें कुनिशिगे रोकुहिरा के अतीत की पहली झलक मिलती है। दरवाजे पर खड़ा है शिबा, कुनिशिगे का पुराना दोस्त। शिबा शहर से वापस लौटा है और अपने साथ कुछ तोहफे भी लाया है। चिहिरो उसे देखकर बस हल्का सा अभिवादन करता है, लेकिन कुनिशिगे हमेशा की तरह पूरे उत्साह में उससे बातें करने लगते हैं। शिबा मुस्कुराकर चिहिरो को देखता है और कहता है, लगता है तुम काफी बड़े हो गए हो। चिहिरो तुरंत जवाब देता है, शायद मैं नहीं, गोल्ड फिश बड़ी हुई है। शिबा हंस पड़ता है, लेकिन कुछ ही देर में मजाक खत्म हो जाता है और बातचीत एक ऐसे विषय पर पहुंचती है जो इस पूरी कहानी की नींव है। शिबा चिहिरो से कहता है, तुम्हारे पिता सिर्फ एक स्वॉर्डस्मिथ नहीं है, वो एक हीरो हैं। इसके बाद
वो 15 साल पहले हुए सेइतेई युद्ध का जिक्र करता है। वो बताता है कि उस युद्ध में लड़ने वाले सैनिकों से भी ज्यादा मशहूर वो तलवारें थीं जिन्हें कुनिशिगे रोकुहिरा ने बनाया था। उन्हीं तलवारों ने युद्ध की दिशा बदल दी थी और अनगिनत लोगों की जान बचाई थी। लेकिन चिहिरो ये बातें बचपन से सैकड़ों बार सुन चुका है, इसलिए उसके चेहरे पर कोई हैरानी नहीं आती। शिबा मुस्कुराते हुए कहता है, एक दिन तुम भी बिल्कुल अपने पिता जैसे बनोगे। चिहिरो शांत आवाज में जवाब देता है, ये बात भी मैं सैकड़ों बार सुन चुका हूँ। शिबा समझ जाता है कि चिहिरो तारीफ सुनने वालों में से नहीं है। वो तुरंत बात बदल देता है और हंसते हुए कहता है, ठीक है, अगली बार कोई नई बात बताऊंगा। शिबा के जाने के बाद घर फिर से शांत हो जाता है। तभी कुनिशिगे अचानक चिहिरो को बुलाते हैं। अगर सच में स्वॉर्डस्मिथ बनना है तो अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें वो चीज दिखाऊं जो बाहर से उतनी चमकदार नहीं दिखती। ये सुनते ही चिहिरो उनके पीछे पीछे चल पड़ता है। दोनों एक कमरे में पहुंचते हैं जहां कई पुरानी कटाना रखी हुई हैं। कुनिशिगे उनमें से एक तलवार उठाते हैं और बहुत धीरे से उसकी म्यान हटाते हैं। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। फिर वो कहते हैं, लोग कहते हैं कि कटाना नई शुरुआत करती है, लोगों की जान बचाती है, लेकिन एक सच्चाई और भी है। वो तलवार की धार को देखते हुए आगे बोलते हैं, यही तलवारें लोगों की जान भी लेती हैं। यही पहली बार हमें समझ आता है कि कुनिशिगे अपनी बनाई हुई तलवारों पर गर्व तो करते हैं, लेकिन उनके अंदर कहीं ना कहीं एक अपराध बोध भी छिपा हुआ है। वो आगे कहते हैं, अगर हमारी बनाई हुई तलवार किसी गलत इंसान के हाथ में पहुंच जाए तो उसी तलवार से निर्दोष लोगों की मौत हो सकती है, और अगर ऐसा होता है तो उस मौत में कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेदार होते हैं। यही वो पल है जहां कहानी सिर्फ एक एक्शन मंगा नहीं रहती, ये जिम्मेदारी, कर्तव्य और इंसानियत की कहानी बन जाती है। कुनिशिगे अब चिहिरो की आंखों में देखते हैं और कहते हैं, इसीलिए कटाना सिर्फ उसी इंसान के हाथ में होनी चाहिए जो बुराई के खिलाफ खड़ा हो और कमजोर लोगों की रक्षा करे। एक स्वॉर्डस्मिथ के पास सिर्फ हुनर होना काफी नहीं है, उसके पास सिद्धांत भी होने चाहिए और अपने काम की जिम्मेदारी उठाने का साहस भी। इसके बाद वो चिहिरो के हाथ में तलवार थमा देते हैं और पूछते हैं, जिस दिन तुम अपनी पहली कटाना किसी को दोगे उस दिन ये सारी जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर होगी। क्या तुम इतना बड़ा बोझ उठा पाओगे? चिहिरो कुछ पल चुप रहता है। वो खुद भी नहीं जानता कि भविष्य में क्या होगा, लेकिन फिर भी बिना झिझक जवाब देता है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये जिम्मेदारी उठाने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। कुनिशिगे उसके चेहरे को देखते हैं और हल्की सी मुस्कान के साथ कहते हैं, अगर तुम्हारे दिल में सच में यही भावना है तो बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। अब मुझे बस तुम पर विश्वास करना है। ये शब्द सुनकर चिहिरो के चेहरे पर पहली बार हल्का सा आत्मविश्वास दिखाई देता है। चिहिरो को अभी तक लगता था कि उसकी जिंदगी बस अपने पिता के साथ तलवारें बनाने में ही बीतेगी, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि किस्मत उसके लिए कुछ और ही लिख चुकी है। इसी बीच कहानी अचानक एक बिल्कुल नई जगह पर पहुंचती है। एक बड़ी सी इमारत के अंदर कुछ लोग किसी अज्ञात व्यक्ति को घुटनों के बल बैठाकर बंधक बनाए हुए हैं। माहौल इतना खामोश है कि हर किसी की सांसें तक सुनाई दे रही हैं। तभी वहां मौजूद एक आदमी बिना किसी भावना के सिर्फ 3 शब्द बोलता है, इसे खत्म कर दो, और अगले ही पल उस बेबस इंसान को सबके सामने बेरहमी से मार दिया जाता है। इसके बाद कहानी सीधे 38 महीने बाद यानी 3 साल से भी ज्यादा आगे बढ़ जाती है। आखिर इन 38 महीनों में ऐसा क्या हुआ? चिहिरो की जिंदगी कैसे बदल गई? और उस रहस्यमयी हत्यारे का चिहिरो से क्या रिश्ता है? यही सब हमें अगले भाग में देखने को मिलेगा। अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। अगले पार्ट में कागुरावाची की असली कहानी शुरू होगी, जहां आप एक बिल्कुल अलग चिहिरो को देखेंगे।